वीडियो में पढ़ेंगे हम कि कैसे किसी नंबर को प्रूव करेंगे, कैसे किसी नंबर को प्रूव करेंगे कि वो नंबर इरेशनल है। मतलब वही सेम कंसेप्ट जैसे हमने √2 को प्रीवियस वीडियो में प्रूव करा था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ही हम किसी अनदर नंबर को लेंगे √2 या √3 या √5 को लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो नंबर इरेशनल है। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि बार बार हम क्यों एक ही नंबर को बार बार क्यों प्रूव कर रहे हैं, √2 को, √3 को या √7 को क्यों कर रहे हैं। जो बुक में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिए हुए हैं जैसे 2 + 3√5 हम ऐसे क्वेश्चनों को क्यों प्रूव नहीं कर रहे और क्यों क्या इनको हम कर नहीं सकते। रीजन इसका समझते हैं क्यों अभी तक हम एक ही नंबर की रेशनैलिटी प्रूव कर रहे हैं। इसका रीजन समझते हैं। जो रीजन है इसका ये है, जो ये टोटल नंबर अगर मान के चलो ये एक इरेशनल नंबर है, वो क्वेश्चन में आपकी जो बुक में गिवन क्वेश्चन है कुछ ऐसे हैं कि प्रूव दैट 2 + 3√5 एक इरेशनल नंबर है। मतलब उसने कह दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो कि 2 + 3√5 जो एक इरेशनल नंबर है। अब यहां से एक चीज देखना कि इसमें ये जो कंप्लीट इरेशनल हो रहा है तो ये हो किसकी वजह से रहा है, क्या ये इरेशनल इस 2 की वजह से हो रहा है। 2 तो खुद अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, तो ये इस 2 की वजह से तो होगा नहीं, इस 3 की वजह से भी नहीं होगा। ये कंप्लीट जो वैल्यू इरेशनल हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, √5 की वजह से। तो ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन देखते ही। अगर आप इस √5 को इरेशनल प्रूफ कर दो तो आप अगर इरेशनल नंबर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। और उस इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद किसी नंबर को ऐड करोगे इरेशनल नंबर में तो मुझे कंप्लीट वैल्यू क्या मिलेगी, फिर भी इरेशनल मिलेगी। मतलब अल्टीमेट टारगेट जो हमारा क्या है वो √5 की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। जो सारा इसमें जो झोल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, √5 की वजह से। इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं किसी एक नंबर को इरेशनल प्रूव करना। अगर हम एक नंबर को इरेशनल प्रूव करने का कंसेप्ट समझ गए तो हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे सेकंडों में। अब √5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले, √5 को जो इरेशनल प्रूव करने से पहले जो इसमें जिस थॉर्म का स्टेटमेंट यूज होगा उस थॉर्म के एक बार स्टेटमेंट को रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उस थॉर्म का स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये इस थॉर्म का स्टेटमेंट है। इस थॉर्म को मैंने प्रूव कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि वहां पर इस वीडियो से लगभग आपकी 80% नॉलेज जो नंबरों की है मैंने इसको बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले इसे जाकर देखें। बाकी स्टेटमेंट इतना इसमें यूज होने वाला, अगर कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब हम प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के बेस पर हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। एक बार मैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को आपको रिवाइंड करा दूं कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में ये है कि अगर आप किसी राइट चीज को, जो चीज राइट है अगर उसे रॉन्ग मान लो और तब मैथमेटिकली डेरिवेशन करने लगो तो आपको क्या मिलेगा, उस मैथमेटिकल डेरिवेशन में कुछ टर्म ऐसी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जो बिल्कुल गलत होंगी। वो टर्म गलत आ क्यों रही है, क्योंकि जो हमने अजम्पशन माना था कि जो राइट चीज को रॉन्ग माना था वो मैथमेटिकल टर्म इसलिए गलत आ रही है। तो ये होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो मेथड और बाकी समझेंगे जब √5 की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या कहता है कि अगर √5 को मुझे ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है तो मैं क्या करूंगा कि मैं √5 को अज्यूम कर लूंगा कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो मैं यहां पे ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल आपको इसी तरीका से लिखना है, लेट अस assume to the contrary √5 is an rational number। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, जो आपको मानना है वही आपको लिखना है, ठीक है। बिना इसे लिखे आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि 100% आपके मार्क क्या होंगे, कट हो जाएंगे।
अब जब रूट 5 को आपने रेशनल मान लिया तो मैं इस रूट 5 को लिख सकता हूँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि मैंने क्या जूम करा कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो मैं रूट 5 को लिख सकता हूँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट 5 को लिख सकता हूँ मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। वेरिएबल यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, p क्यू भी ले सकते हो, a और b भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ, इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, ये a और b दो इंटीजर होते हैं क्योंकि प्राइम नंबर पढ़ रहे हो आप। ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। प्राइम नंबर की यही तो डेफिनेशन होती है कि अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो रूट 5 को मैंने क्या कैलकुलेट करा कि रूट 5 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखूंगा, ये p अपॉन क्यू की जो फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि a और b के जो कोप्राइम नंबर है, जो a और b के कोप्राइम नंबर होने की वजह से इनके जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल क्या होगा, 1 होगा। तो मैं ये लिखूंगा कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। जो दो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो मैं लिख दूं HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन मुझे ऐसे ही लिखनी है क्योंकि यहीं पे आके इन्हीं कंडीशनों पे आके हमें ये देखेंगे कि क्या गलत प्रूव कर रहे हैं, जो ये चीज हमने मानी है वो चीज आ रही है या नहीं आ रही है। अब वो वही सेम मेथड जैसे हमने रूट टू को प्रूव करा था, रूट 2 की रेशनलिटी को प्रूव करा था, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे इस इक्वेशन का। तो हम ऐसे ही लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो अगर मैं रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इधर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ जो यूज होने वाला है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर यहाँ पे आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप देखते ही कुछ ही सेकंडों में रूट 7 की भी इरेशनलिटी प्रूव करोगे। और अगर कोई नंबर आपको गिवन है, अगर वो इरेशनल है तो उसकी इरेशनलिटी आप सेकंडों में प्रूव करोगे। अब कंसेप्ट समझना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब जो बच्चे सोचेंगे, वो दिमाग में जो आपके आएगा वो क्या सोचेंगे कि ये 5a को a स्क्वायर को इसलिए डिवाइड करेगा क्योंकि जो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a स्क्वायर अपॉन 5। a स्क्वायर अपॉन 5 हो गई और 5 इसके डिनोमिनेटर में है तो वो इसलिए डिवाइड करेगा। अब जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, मैं कोई नंबर लेता हूं, मान के चलो 10, अगर 10 के डिनोमिनेटर में मैं कोई नंबर लिखूं 3, तो ये जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो वो उस न्यूमरेटर को कंप्लीट डिवाइड करेगी। देखो यहाँ पे 3 10 को क्या कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये चीज तो गलत प्रूफ होगी कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो वो 100% न्यूमरेटर को कंप्लीट डिवाइड करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। 100% तो हो नहीं सकता। ये 5a स्क्वायर को इसलिए डिवाइड करेगा क्योंकि जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 5b स्क्वायर। जो ये क्या है, 5b स्क्वायर जो है वो किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर की। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जा रही है कंप्लीट, तब क्या हम कह सकते हैं कि अगर a स्क्वायर की वैल्यू 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है तो हम कह सकते हैं कि 5a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। मान के चलो a की वैल्यू आपने मान ली 10, अगर a की वैल्यू किसी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, मान के चलो 2 से, अगर मैं 2 से इसे कट करूं तो ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 10 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये a जो होगा 2 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि a की जो वैल्यू वो क्या है 10। अगर a की वैल्यू उस नंबर से डिवाइड हो रही है तो उस नंबर से a भी डिवाइड होगा। तो इसका एक्चुअल कंसेप्ट ये है, ना कि ये, ठीक है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं कि जो 5 डिवाइड करेगा 5
डिवाइड्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इस फॉर्म के स्टेटमेंट को यूज करना कि अगर कोई प्राइम, देखो यहाँ पे कोई 5 है, 5 का एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए, बिल्कुल ए को डिवाइड करेगा। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई हो तो 80% क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब बिल्कुल सेम वही चीज करनी है जो हमने अभी पहले करी थी। अब 20% जो चीज बची है इसमें कंसेप्ट की, बस ये बची है। जब मैंने इस फॉर्म को यहाँ पे प्रूव कराया था, जब मैंने यहाँ पे इस फॉर्म को प्रूव कराया था, एक तो ये इसका स्टेटमेंट बताया था और यहाँ पे एक चीज ये बताई थी कि यहाँ पे जो ए की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि अगर कोई प्राइम नीचे गिवन है, मान के चलो नीचे कोई प्राइम 5 गिवन है, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी यहाँ पे वो केवल 5 के मल्टीपल हो सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइम हर एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर थे वो केवल जो प्राइम नीचे डिनोमिनेटर में था उसके मल्टीपल थे। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं, तो मैं दोबारा से अज्यूम कर सकता हूं लेट a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि यहाँ पे प्राइम क्या 5, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं 5, तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी a की वो क्या होगी 5c। अब यहाँ पे c क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल को ले चुका हूँ, b को भी ले चुका हूँ, अब मैं तीसरा वेरिएबल यूज करूंगा c। अब देखो यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ बार बार आपको कि a की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इस प्राइम के मल्टीपल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे c को अगर ले लो तो ये क्या आगे, अगर c मैं यहाँ पे लिख दूं c इज एनी इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि c जो है वो कोई भी इंटीजर है तो मुझे a के मल्टीपल मिलेंगे। अगर मैं c इक्वल टू 1 लिखूं तो मुझे पहला मल्टीपल मिलेगा 5, अगर c इक्वल टू 2 लिखूं तो मुझे दूसरा मल्टीपल मिलेगा 10। इसी वे में मुझे a के मल्टीपल मिलते जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो मैं a की वैल्यू रखूंगा इसमें, जो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है, जो a की वैल्यू यहाँ पे 5 से अज्यूम करी है, तो मैं इस इक्वेशन में रखूंगा a की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं a की वैल्यू इसमें रखूं तो मुझे मिलेगा 5c का स्क्वायर, क्योंकि मैंने a इक्वल टू क्या रख दिया 5c, और इधर क्या है 5b स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर 5 से ये बिल्कुल कट होगा 5 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब ये इक्वेशन मुझे मिल गई सेकंड। अब यहां से फिर वही सेम चीज, b स्क्वायर की वैल्यू 5c स्क्वायर है, तो मैं बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे कहा था अगर a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है तो 5 के a से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। अगर b स्क्वायर की वैल्यू 5c स्क्वायर है तो b की जो वैल्यू है जो b है जो b स्क्वायर है, तो b जो है वो 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। मैं कह सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 5 डिवाइड a। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 डिवाइड a। अब जो कंडीशन आपने मानी थी यहाँ पे आओ और देखो कि जो a और b आपने क्या माने थे कोप्राइम नंबर, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर हो सकता था केवल क्या हो सकता था 1। लेकिन जब हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन करी तो मुझे यहाँ से देखो कि जो 5 का एक मुझे क्या मिला कॉमन, एक फैक्टर क्या मिला 5, a का एक फैक्टर मुझे मिला 5, क्योंकि 5 डिवाइड्स कर रहा a को। इस इक्वेशन से यहाँ से देखो कि 5 डिवाइड्स b, यहाँ पे b है क्योंकि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स b को भी करेगा, तो यहाँ से देखो कि 5 डिवाइड्स b को भी कर रहा है और 5 डिवाइड्स a को भी कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन करी तो मुझे a और b का एक कॉमन फैक्टर और मिल गया 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a and b has a common factor CF लिख देता हूं इसे शॉर्ट में, CF is equal to 5। A and B has a common factor 5। ठीक है, अब अगर आपको A और B का इस मैथमेटिकल डेरिवेशन करने में एक फैक्टर और मिल गया
तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो मैंने यहाँ पे अजम्पशन माना था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो ये तो चीज गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि ये अजम्पशन जो हमने माना था कि ए और बी का जो केवल HCF है, मतलब जो कोप्राइम नंबर होने की वजह से इनका कॉमन फैक्टर केवल एक है, लेकिन मैथमेटिकली डेरिवेशन करने के बाद मुझे ए और बी का एक कॉमन फैक्टर और क्या मिला 5। इसका मतलब हुआ क्या कि जो मैंने अजम्पशन माना था वो क्या था, गलत। मैंने अजम्पशन क्या माना था, रूट 5 को रेशनल, मतलब कि रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो वही सेम चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है, जो यहाँ पे लिखोगे आप वो लिखोगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, आपको ये लिखना है बोर्ड में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लाइन लिखनी है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। अगर ये जो हमारी ये चीज आई है, क्यों आई है, क्योंकि जो हमने अज्यूम करी है चीजें वो गलत अज्यूम करी है। इसका मतलब हुआ क्या कि रूट 5 एक रेशनल नंबर ना होकर रूट 5 हुआ क्या, इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, सो वी कैन conclude that root 5 is an irrational number। तो ये अगर लाइन आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इसे बोल दे रहा हूं, तो बाद में हमको लिखना सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको इसकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम यहाँ पे क्यों 5C ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ पे 6C लेंगे तो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एक ही, वो केवल ये प्राइम के जो मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 5C ले रहे हैं। अरे प्राइम क्या है यहाँ पे 5, तो इसलिए लिया हमने यहाँ पे 5। ठीक है, बस ये एक कंसेप्ट ये था इसमें, और इसी के बेस पर, इसी जैसे हमने इसको प्रूव करा, इसी के बेस पर आप रूट 7 को इरेशनल प्रूव करोगे, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करोगे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।